आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज में खबर डिंडौरी से, जहां बारिश से उफान पर है सिवनी नदी। डायवर्जन के ऊपर आया बाढ़ का पानी। गोपालपुर गोरखपुर मार्ग पर आवागमन बंद हो गया। करीब 3 साल से चल रहा है ब्रिज का निर्माण कार्य। भारी बारिश और उफान पर है नर्मदा नदी समेत तमाम नदी नाले। डिंडौरी में भारी बारिश का दौर जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी नदी में उफान, इस तरीके से पानी का तेज बहाव है। वहीं चक्रार खरमेर नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। तो लगातार होती बारिश जिसकी वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बारिश से उफान पर है सिवनी नदी। तो डिंडौरी में बारिश तेज हो रही है, लगातार हो रही है और बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नदी नाले उफान पर हैं। डायवर्जन के ऊपर बाढ़ का पानी आ गया है। आवाजाही ठप हो गई है। ग्रामीण इलाकों का संपर्क शहरी इलाकों से टूट गया है। सड़कें, रास्ते सब कुछ जलमग्न हो गया है। चारों तरफ पानी का तेज बहाव भी नजर आ रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर डिंडौरी से, जहां पर बारिश से उफान पर हमने नदी दिखाई। किस तरीके से पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है, डायवर्जन के ऊपर आया है। अब गोपालपुर और गोरखपुर मार्ग का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। करीब 3 साल से चल रहा है ब्रिज का निर्माण कार्य। तो आवाजाही ठप हो गई है। तो बाढ़ से रास्ता भी बंद हो गया है। डायवर्जन के जरिए आवागमन हो रहा है, जिससे आपको ये भी बता दें कि करीब 3 साल से इस ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे डायवर्जन के जरिए आना जाना हो रहा था और बाढ़ से अब ये रास्ता भी बंद हो गया है। तो डिंडौरी में भारी बारिश का दौर जारी है। जिले में नदी नाले उफान पर हैं। चक्रार नदी के पुल पर पानी आ गया है। खरमेर नदी में भी तूफान आ गया है। अभी गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो खरमेर नदी में भी पानी का उफान है और चक्रार नदी में भी पुल के ऊपर पानी आ गया है। गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं, लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश का ये सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पानी का तेज बहाव है डिंडौरी में। वहीं दूसरी तरफ जो निचले इलाके हैं पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में तमाम उन जगहों पर रास्तों को रोक दिया गया है जहां पर खतरनाक हो सकता है लोगों की आवाजाही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी नाले उफान पर है, पानी का तेज बहाव। बारिश लगातार हो रही है और बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खासतौर से गाँवों का जो संपर्क है वो शहरी इलाकों से टूट गया है, क्योंकि सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं जगह जगह से। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार निचले इलाकों में पानी भर रहा है। बारिश का ये सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खरमेर नदी, जहां पर उफान पर है खरमेर नदी, खबर गुना से, जहां सुबह 4 बजे से जोरदार बारिश हो रही है। शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भी रोड पर पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। देखिए तस्वीरें आप, किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश जो हो रही है, बारिश से सड़कों पर पानी भरा है जगह जगह। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और लोगों की परेशानी इस तेज बारिश में बढ़ गई है। तो मौसम में जहां एक तरफ लगातार होती बारिश ने गर्मी से राहत दी है, वहीं लोगों की परेशानी बढ़ा भी। ग्वालियर में झाड़ फूक के बहाने नाबालिग से रेप तावीज बनाने के बहाने आरोपी ने बुलाया था। वारदात के बारे में किसी को नहीं बताने की भी धमकी दी थी। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वारदात के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी। तावीज बनाने के बहाने आरोपी ने बुलाया था
ग्वालियर में झाड़ फूक के बहाने नाबालिग से रेप हुआ और किसी को नहीं बताने पर की धमकी भी आरोपी ने दी। खबर बिलासपुर से, जहां धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी की खबर आ रही है। 15 से ज्यादा खरीदी केंद्रों पर यह कार्रवाई हुई है। सभी खरीदी केंद्रों पर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई हुई। 1.5 करोड़ से ज्यादा की गबन का खुलासा किया गया है। जांच के बाद जिला प्रशासन ने लिया है फैसला। 4 केंद्रों ने धान की कमी की भरपाई की। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15 सोसाइटियों में शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई थी। उसमें से 4 ने अपने पास से राशि जमा करके जीरो शॉर्टेज कर दिया था। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकी जो थे उस पर हमने 2 पे एफआईआर किया है। अभी एफआईआर अभी जाके हुआ है, क्योंकि उस सब हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे। उनको आर्बिट्रेशन में सुनवाई हुआ। उसके बाद कमिश्नर साहब को 4 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश हुआ था हाई कोर्ट से। तो उसके बाद जब वहाँ से क्लियर होते जा रहा है, प्रकरण खारिज होते जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। जैसे पौड़ी के ऊपर अभी कलेक्टर साहब के निर्देश में पौड़ी के ऊपर कार्रवाई हुई। अभी कितने रह गए हैं जिन पे एफआईआर? अभी 8 प्रकरण ऐसे हैं जो भी कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे निराकरण होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैंक का अल्टीमेट जो इंटेंशन होता है वो भी रिकवरी कर लेना है। एफआईआर करना कोई आपका उद्देश्य नहीं है? एफआईआर करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। समिति जो धान किसानों से खरीदती है, जो धान शासन का रहता है, जितना वो खरीदी करे शासन को वापस वो दे दे, ये मेन हमारा उद्देश्य रहता है। दुर्गा प्रसाद मिर्धा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गा, 1.5 करोड़ से ज्यादा के गबन का ये मामला है। किस तरीके से ये गड़बड़ी की गई थी, विस्तार से एक बार पूरा मामला जानना चाहेंगे। दुर्गा, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो धान खरीदी से जुड़ी गड़बड़ी ये थी। करोड़ों का गबन यहां पर किया गया, 1.5 करोड़ से ज्यादा का गबन। जी देखिए, बताना चाहूंगा बिलासपुर के लगभग बिलासपुर संभाग में 15 समितियों पे धान गड़बड़ी की जो शिकायत मिली थी, जिस पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए थे। और जांच में जब जांच किया गया तो भौतिक सत्यापन में पाया गया कि बहुत सारे समितियों में धान की कमी पाई गई थी। और जब इसमें लगभग 4 से ज्यादा समितियों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। और अभी भी कई सारे मामले ऐसे जिसमें अभी हाईकोर्ट का शरण लिया गया है। आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। जी शुक्रिया दुर्गा जानकारी के लिए। तो आगे की कार्रवाई जारी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा का गबन यहां पर हुआ था, बताया जा रहा है। 4 केंद्रों ने धान की कमी की भरपाई कर दी है, जिसके बाद जिन खरीदी केंद्रों ने धान की भरपाई नहीं की, अब उन पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। खबर धमतरी से, जहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, स्कूलों, हॉस्टल और कार्यरत कर्मचारियों की पदयात्रा नियमित किए जाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। पदयात्रा जगदलपुर से शुरू हुई और धमतरी में जाकर खत्म हुई। कर्मचारी 15 जुलाई को विधानसभा का घेराव भी करने की कह रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी इन कर्मचारियों ने दी है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो कि अपनी नौकरी पक्की किए जाने की मांग ये कर रहे हैं। कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूलों, हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारियों की ये पदयात्रा है। नियमित किए जाने की मांग को लेकर ये पदयात्रा निकाली गई और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन की भी चेतावनी इन कर्मचारियों की तरफ से दी गई है। हम 2014 से आए हैं विभाग में। हमारे साथ के अन्य कर्मचारी रेगुलर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग मात्र 107 लोग बचे हैं। कितनी महिलाएं होंगी आप लोगों के साथ इसमें शामिल हुई हैं? हमारे साथ लगभग 30 से 40 महिलाएं हैं, जिसमें से कुछ दिव्यांग भी हैं और जिसमें से लगभग 10 महिलाएं हैं जिनके बच्चे 0 से लेकर 2 साल तक के हैं। जिनमें से कुछ महिलाओं के बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हम लोग उन लोगों को वहीं पे रोक दिए हैं। वो लोग आगे से हमको ज्वाइन करेंगे। कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक महिला जो छोटे बच्चे को लेके इस तरीके से पदयात्रा करी अपनी मांगों को रख रहे हैं, कितना आप लोगों को तकलीफ हो रहा है? जैसे कि मैडम आप लोग जानती हैं, बारिश है, कपड़े लत्ते, सर्दी, अलग अलग तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो हमारे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया, किसी को अलग अलग तरह की महिलाओं को इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से कुछ महिलाएं भी रुक गई हैं। वो हमको आगे से फिर से ज्वाइन करेंगी। ये पदयात्रा हम जगदलपुर से निकाले रायपुर तक के लिए। क्या मांग है? हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। कितने समय से आप लोगों की जो मांग है निलंबित लंबित है और इसको पूरा नहीं किया जा रहा है? दरअसल ये हमारी सीधी भर्ती हुई थी 2014 में, और 2014 में सीधी भर्ती होने के बाद जो बाकी कर्मचारियों का उनका नियमितीकरण हो गया है। हमारा एक बैच बच गया है। हम लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं आ रहा है।
1 मई से हमने पदयात्रा चालू की थी। 2 मई को हमको रोक दिया गया और कलेक्टर महोदय ने सक्षम हमारे साथ वार्ता करते हुए आश्वासन दिया था लिखित में कि हम कर देंगे 1 महीने के अंदर। 1 महीने के बाद हम उनसे मुलाकात किए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो 24 जून से हमने फिर से ये पदयात्रा चालू की है। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे 15 जुलाई को हम विधानसभा का घेराव करेंगे और फिर भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। खबर बैतूल से, जहां अस्पताल में आदिवासियों का प्रदर्शन जारी है। महिला डॉक्टर पर रिश्वत लेने का आरोप आदिवासियों ने लगाया। महिला डॉक्टर पर 5000 की रिश्वत का आरोप लगाया। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो महिला डॉक्टर जिस पर आरोप लगाया 5000 की रिश्वत मांगने का इलाज के नाम पर, अब आदिवासियों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। इनमें से एक शख्स का कहना है कि अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर आया था, जहां महिला डॉक्टर ने 5000 की रिश्वत की मांग की। 29 तारीख को मेरे घरवाली को आए, यहाँ पर एडमिट किया और 1 तारीख को कहा कि भाई पैसे लगेंगे। किसने कहा कितने पैसे लगेंगे? 5000। किसने कहा? डॉक्टर धाकड़। तो मैंने कहा मैं पहचानता नहीं, तो मेरे अक्कर सास को भेजा मैंने, मेरे को नाम भी नहीं पता था उसका। फिर मैंने आवेदन लिखाया एक वहाँ जाके, तो बोले ठीक है बोले। फिर वैसा है और मेरे को फिर डॉक्टर ने बुलाया कि इधर आओ बोल के। तो उसने बोला मेरे को अब तुमने कुछ कंप्लेंट किया क्या बोले। मैंने बोला हाँ। तो काय के लिए किया बोले। मैंने बोला पैसे दिया गया तुम्हारे को, इस कारण से उसने मेरे साइन लिए अभी और पलटा रहा बोल के पैसे वापस। ये एक आदिवासी भाई अपने 1 तारीख को अपनी वाइफ को लेकर आया था जिसकी डिलीवरी होनी थी, किंतु किसी कारणवश सीजर डिलीवरी होनी थी। तो डॉक्टर धाकड़ मैडम ने इनसे बोला कि सीजर डिलीवरी होनी है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे और माँ की दोनों की तबीयत बहुत क्रिटिकल है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज किया और धाकड़ मैडम को पैसे दिया। कितने पैसे दिए? 5000 रुपये दिए। ये अंदर बावड़ी से आते हैं, जो कि ग्रामीण अंचल क्षेत्र के अनपढ़ लोग हैं, ने शिकायत दर्ज करी, लेकिन उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि उसको तत्काल हटा दिया जाए और उस पर जांच किया जाए और उसके पैसे वापस दिलाया जाए। इन पे क्या दबाव बनाया गया है? इन पे दबाव बनाया गया है, इनको बुला के कोरे कागज पे साइन लिया गया है ताकि वो कह सके कि हमने इनके पैसे वापस कर दिए, ना हमने किसी प्रकार से पैसे लिए। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी जो पत्नी है, यहाँ उनका प्रसव हुआ है ऑपरेशन से, सीजर से, LSCS। तो उनके द्वारा मेरे कार्यालय में, CMHO कार्यालय में आके एक शिकायत पत्र दिया गया था कि उनसे 5000 किसी ने वार्ड में लिए हैं ऑपरेशन कराने के लिए। उसको मैंने तहकीकात में लिया, उनकी शिकायत को मैंने दर्ज अपने पास लिया और उनके कथन भी मैंने अपने ऑफिस में कराया। तत्पश्चात मुझे शासकीय काम से और CSC आमला में मुझे कर्मचारी की बैठक में जाना था। मुझे वहाँ सूचना मिली कि उनके समाज के और कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ उस घटना का विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जो मुझे जैसे ही मेरे को ये पता चला, मैं तुरंत आमला से सिविल जिला अस्पताल बैतूल पहुंचा। यहाँ सिविल सर्जन और RMO जो थे वो इनसे चर्चा कर रहे थे। इसी बीच में हमारे ADM साहब ने भी इनसे चर्चा करी। अंत में ये हुआ है कि जिन्होंने ये पैसों वाली जो बात आई है और जिसकी शिकायत हुई है, हमने उनके लिए कमेटी गठित कर दी है, उसकी इंक्वायरी होगी। सुकमा में नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई। छात्र तस्कर सहित 2 गिरफ्तार हुए हैं। BSc 3rd ईयर का एक छात्र, एक नाबालिग इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। नशीली कफ सिरप की कर रहा था तस्करी। 1140 शीशी नशीली कफ सिरप इनसे जब्त की गई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो एक नाबालिग समेत एक BSc 3rd ईयर का छात्र गिरफ्तार इस मामले में हुआ है। नशीली कफ सिरप इनसे पुलिस ने बरामद की है। तो BSc 3rd ईयर का छात्र और एक नाबालिग गिरफ्तार हुए हैं। नशीली कफ सिरप की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने इनसे 1140 शीशी नशीली दवाइयों की जो कफ सिरप है उसकी शीशी बरामद की है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आगे कहां ये इतनी बड़ी मात्रा में इस नशीली कफ सिरप की सप्लाई करने वाले थे, कहां से ये लेकर आए थे, इनके साथ और इनके इस पूरे काम में और कौन कौन लोग शामिल रहे हैं। 1000 से ज़्यादा शीशी बरामद की हैं पुलिस ने, इनसे जब्त की हैं
और अब इनसे पूछताछ कर रही है। तो 1000 से ज्यादा शीशी इनसे बरामद की गई हैं। सुकमा में नशे के खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया गया है। छात्र सहित 2 गिरफ्तार हुए हैं, एक नाबालिग और एक बीएससी 3rd ईयर का छात्र, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मऊगंज पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए फिर से एक बार अवैध जो नशीला जो कफ सिरप है उसको पकड़ा है और उसमें एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी है। इसमें करीब 1140 करीब ये कप सिरप के बॉटल्स थी और उसमें हमने एक पूरा ये इंटरस्टेट गैंग है और जो कि यूपी और एमपी दोनों मिलकर के इसमें काम कर रहे थे। तो उसमें हमने 2 लोगों को इसमें पकड़ा है। इसमें एक आरोपी जो है पुष्पेंद्र गुप्ता को इसमें गिरफ्तार किया गया। एक इसमें इसके साथ में इसने नाबालिग अपचारी को भी इसमें साथ में रखा था और इस तरीके से ये लोग जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते रंगे हाथों पकड़े गए और इसमें बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके नाम हमारे सामने आए इन्वेस्टिगेशन में, जिन्होंने इस पूरे इनकी जो नेटवर्क के तार जो है वो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। हम पूरी जल्दी ही उनको पकड़ेंगे। और बड़ी खबर मुरैना से, जहां पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग हुई। युवक की बाईं बाजू में गोली लगी है। घायल युवक को ग्वालियर रेफर किया गया है। 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। जांच में पुलिस जुटी है और मामले में अब पुलिस पूछताछ कर रही है। मुरैना जिले की जोरा शहर में पुरानी रंजिश में युवक पर यह फायरिंग हुई। उस पर 315 बोर की बंदूक से हमला किया गया। हमले में युवक के हाथ में गोली लगी है, जिसे मुरैना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर नीमच से, जहां गिरदौड़ा गांव में चौंकाने वाली चोरी हुई। टेस्ट ड्राइव के बहाने स्कूटी ले उड़ा चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो एक शख्स टेस्ट ड्राइव के बहाने स्कूटी ले उड़ा। पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि इस शख्स के बारे में पुलिस को कोई जानकारी हाथ लग पाए। खबर ग्वालियर से, जहां व्यापम फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 12 साल बाद होगा ट्रायल। 130 आरोपियों में एक विधायक का बेटा भी शामिल है। 8 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 2020 में सीबीआई ने पेश की थी चार्जशीट। 28 जुलाई से शुरू होगी सुनवाई। विशेष न्यायाधीश विशाल अखंड करेंगे सुनवाई। तो व्यापम फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 12 साल बाद अब ट्रायल शुरू होगा। 130 आरोपियों में से एक विधायक का बेटा भी शामिल है। इसमें 8 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 2020 में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी। 28 जुलाई से अब इस मामले में सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश विशाल अखंड मामले की सुनवाई करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 28 जुलाई से सुनवाई में शुरू होगी। 130 आरोपियों में से 8 की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, व्यापम फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब 30 जुलाई इस पूरे मामले में 12 साल बाद ट्रायल शुरू होगा। 130 आरोपियों में से एक विधायक का बेटा भी शामिल है। 8 आरोपियों की मौत हो चुकी है। तो व्यापम मामले में अब सुनवाई शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 130 आरोपियों में एक विधायक का बेटा भी शामिल है। 8 आरोपियों की मौत हो चुकी है। व्यापम फर्जीवाड़े में 28 जुलाई से शुरू होगा कोर्ट का ट्रायल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री मारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, व्यापम फर्जीवाड़े में अब 12 साल बाद ट्रायल शुरू होगा और जिस तरीके से हम एक बार पूरा मामला आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। 12 साल बाद अब ट्रायल होगा, यानी कि अब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी जुलाई के महीने में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आपको सबको पता है कि ये जो मामला है ये 2012-13 में सामने आया था। पूरे देश में मीडिया से लेकर के हर जगह चर्चा का विषय बना था। पीएमटी फर्जीवाड़े में
के लोगों ने फर्जीवाड़ा करके पीएमटी की परीक्षा पास की और मेडिकल में दाखिला ले लिया था। और जब पूरे देश में इसका चर्चा का विषय बन गया तो फिर इसमें 2015 में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने लंबी जांच करने के बाद 2020 में इसमें चार्जशीट पेश कर दी थी। इसके बाद इसमें तमाम सारे कानूनी दांव पे चलते रहे और इस चार्जशीट में 130 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 8 की तो अब तक मौत ही हो चुकी है। अब जो 122 आरोपी बचे हैं इनको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अब तक की जांच में जो सामने आया है और वो ट्रायल जो है बस इसी महीने में 28 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो अब ये लीगल प्रक्रिया के तहत काम इसमें शुरू हो गया है और इसमें काफी बड़े बड़े और चर्चित नाम हैं, जिसमें एक कांग्रेस विधायक के बेटे का नाम भी है और भी काफी चर्चित लोगों के नाम इसमें रहे हैं। अब देखना है कि कोर्ट में जो सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, आरोप लगाए हैं, वो आरोप जो है कितने सिद्ध कर पाती है और उसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। जी, तो 28 जुलाई से शुरू होगी कोर्ट में ट्रायल। इस व्यापम फर्जीवाड़े मामले से जुड़ा हुआ 130 आरोपियों में से एक विधायक का भी बेटा है और भी बहुत से चर्चित नाम इन आरोपियों में हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका देवश्री, हमारी जानकारी के लिए। कटनी से बड़ी खबर आ रही है। 2 रेस्टोरेंट पर प्रशासन का छापा पड़ा है। राजस्व, आबकारी और पुलिस विभाग ने रेड की है। रेस्टोरेंट में चल रहा था अवैध तरीके से हुक्का बार में से यहां पर संबंधित जानकारी सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है। तो कटनी में ये 2 रेस्टोरेंट जिन पर छापा पड़ा और राजस्व, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त रेड ये थी। रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा था और हुक्का बार से संबंधित सामग्री भी यहाँ पे से काफी मात्रा में जब्त की गई है। आज की इस कार्यवाही के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुक्रम में राजस्व, पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त कार्यवाही की जा रही। इसमें पहली कार्यवाही ओलिव रेस्टोरेंट में की गई है। वहाँ भी ये अवैध गतिविधियाँ संचालित होना पाई गई और उसके बाद ये हम लोगों ने अगली कार्यवाही ये NH7 रेस्टोरेंट जो कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर ही स्थित है, तो यहाँ पे रैंडम जांच की। तो रैंडम जांच पे बड़े पैमाने पे हुक्का बार से संबंधित जो सामग्री हैं वो प्राप्त हुई हैं। और कहीं भी सर रेड हुई थी इस संबंध में? हाँ, इसके पहले ओलिव रेस्टोरेंट में हुई है। तो वो रेड के बाद जो कार्यवाही है वो पुलिस कर रही है। एक और देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है तो वहीं सुकमा जिले के एक गांव में बच्चे आज भी झाड़ियों से बनी दीवारों और तिरपाल की छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कामरा राजपाड़ गांव में पिछले 15 सालों से एक झोपड़ी में स्कूल चल रहा है। ना कोई पक्की बिल्डिंग है, ना बेंच, ना शौचालय। बारिश हो या धूप, बच्चे रोज इसी अस्थायी ढांचे में पहुंचते हैं, पढ़ाई करते हैं। गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के चलते अधिकारी भी निरीक्षण के लिए यहां नहीं पहुंचते। प्रशासन की तरफ से स्कूल के लिए भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर चुका है और इस अधिकार के तहत बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने का दावा किया जाता है। और ये जो दावे है सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचते पहुंचते खोखले साबित होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पूरा दिखाने का प्रयास करता हूं। ये जो मेरे पीछे जो आपको झोपड़ी दिख रही है और उस झोपड़ी के ऊपर जो शीट दिख रहा है, उसके ऊपर इससे बारिश से बचने के लिए ये जो तिरपाल है, ये एक स्कूल भवन है। आप माने या ना माने, ये स्कूल भवन है और स्कूल भवन में बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक पाठशाला कामराजपाड़ है, जो कुंटा विकासखंड के अंतर्गत आता है। और ये स्कूल की हालत आप समझिए कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो शिक्षा का अधिकार सरकारों ने लागू किया है, क्या धरातल पर जो अधिकार है बच्चों को मिल रहा है? तिरपाल में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। आप समझिए शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार हैं वो कितने गंभीर हैं। ऐसा नहीं है कि शासन और प्रशासन ने यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं की, स्कूल भवन की व्यवस्था नहीं की, लेकिन शिक्षा विभाग ने यहाँ स्कूल बनाने में देरी कर दी और ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ इस झोपड़ी का निर्माण करवाया और स्कूल संचालित हो रही है, और वो भी बीते 15 सालों से। ये भवन झोपड़ी नुमा जो भवन है करीब 20 बाई 12 का है। आप समझिए किस तरह दीवारों, लकड़ियों के जो झाड़ियां हैं उनसे
घेरा गया है और उस घेरे के बीच में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। ये तिरपाल, ये जो बल्लियां लगी हैं, इसी बल्लियों के सहारे बच्चे इसके शरण लेकर पढ़ रहे हैं। और बारिश में परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब देखिए, नीचे से तिरपाल बिछाया गया ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम मेरे साथ शिक्षक हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस वक्त। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंश गोपाल बैगा है। मैं कोरिया जिला का हूँ। कोरिया से आए हैं। जी। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मैं 2023 से। 23 से पढ़ा। जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे भी? अभी तो 7 बच्चे हैं। जी। पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये जो झोपड़ी जो आप जिसमें बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो परेशानी नहीं होती है? तो हो गया, परेशानी होता है। बरसात के मौसम में क्या है, कभी कभी पानी रिसने लगता है। तो वही स्कूल के लिए भी कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तो बनने का स्टार्ट हुआ है। अब पता नहीं कब तक में कंप्लीट होगा, लेकिन बन रहा है। जी। ये यहाँ कभी अधिकारी पहुँचते हैं इस स्कूल में देखने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए? आते हैं जी। वही मतलब बरसात में तो नहीं आते हैं, वो ठंडी में आते हैं। जी। तो शाला प्रवेशोत्सव हुआ है यहाँ पे? जी, हुआ है। इसी भवन में, इसी भवन झोपड़ी में, करवाया? हाँ, इसी भवन में हुआ है। ठीक है। और वो किस तरह की परेशानी आती है? बारिश में तो ये हो गया, ठंड में भी तो परेशानी होती होगी? ठंडी में भी परेशानी है और हमको भी आने जाने में रास्ता भी थोड़ा नहीं है, लेकिन आते हैं, डेली आते हैं। ये कामराज प्राथमिक शाला जो है, ये कुंटा ब्लॉक मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है और नेशनल हाईवे से महज 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर नेशनल हाईवे से है। तो समझिए, जिम्मेदार शिक्षा जो विभाग के जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं। ये जो आपको फर्श दिख रहा है, ये पूरी तरह से ग्रामीणों ने इसे बनाया है। झोपड़ी भी बना कर दिया है, तिरपाल ढका गया है और इसी त्रिपाल के नीचे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। बारिश, बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में बारिश इस दौरान अच्छी खासी बारिश हो रही है और इस बारिश में बच्चे बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। ग्रामीणों की सोच है कि बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे मुकाम पर पहुंचे, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। कैसे करना बोलने से ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं गुरुजी मन। कितने साल से सर? और कितना 10 कुछ हो रहा है। 10 साल हो गया है ऐसे हो रहा है। तो गांव का स्कूल नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा था, अभी ये इसी साल बन रहा है, अभी नया वाला। हाँ। तो आप लोग के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो बारिश में बहुत परेशानी होती है? तो होता है, तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे कुछ कर पढ़ा रहा है गुरुजी। पढ़ा रहे हैं। हाँ। कामराजपाड़ में तो अस्थायी झोपड़ी में स्कूल संचालित हो रहा है और भवन निर्माणाधीन है। वो 3 महीने के अंदर भवन कार्य पूर्ण हो जाएगा और वहाँ पे उस संस्था में 7 बच्चे दर्ज हैं। 2 शिक्षक अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कितने सालों से जो है सर स्कूल वहाँ पे संचालित है, अब तक देरी क्यों हुआ सर? निर्माण की स्वीकृति अभी वर्तमान में मिला है और स्कूल जो है 1995 का वो स्कूल है। अभी भवन स्वीकृति मिला है तो उसमें भवन निर्माण हो रहा है।